नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवटेरिया का बिहार एसएससी प्रैक्टिस नंबर 1। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसको माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है दोस्तों, यानी 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने क्या कर रहा है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। याद रखिएगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, यानी जो हटाया गया दोस्तों एक याद रखिएगा, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसमें कर दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अभी कितना है, ये दोस्तों 6 है। कौन कौन सा अधिकार है, अगर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब क्या है दोस्तों, टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। ठीक है, याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है दोस्तों, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजदूरों का संरक्षण। याद रखिएगा बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, तो दोस्तों मजदूरों का संरक्षण जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सब क्या है, ये सब गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया, याद रखिएगा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। अगर बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में दोस्तों, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों भाग 4 में है। ठीक है, याद रखिएगा भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद कितना से कितना तक, याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये राज्य के नीति से सिद्धांत का उल्लेख किया गया है दोस्तों, यानी 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने। ठीक है, देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल 4 है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, तो 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, याद रखिएगा यानी केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर, तो वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है दोस्तों। वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च, याद रखिएगा दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग अभी आया दोस्तों, नीति आयोग आया, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। याद रखिएगा इसमें जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, सुमन के बेरी वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग की जगह पर आया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर, तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है आपके सामने। 5 नंबर सवाल है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। ठीक है, किसमें, तो केंद्रीय सरकार में। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है किसमें किया गया दोस्तों, केंद्रीय सरकार, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा कैग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में सीएजी कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद
बनाई या समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 के तहत। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 8 में दोस्तों। ठीक है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में 28 राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य है भारत में। ठीक है, 28 राज्य है और 8 दोस्तों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कौन कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, 28 राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख किया गया भाग दोस्तों भाग 8 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल कहा रहा है आपके सामने कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है दोस्तों। ठीक है, तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, यानी कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की? तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूध से दही बनना दोस्तों, लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों, दूध से दही बनना है ना, लैक्टोबैसिलस के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, क्या होता है दोस्तों? 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने दोस्तों। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का। अगर बात करते हैं देखिए दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है? वो पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन को खोज दोस्तों, प्रोटॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन खोज गोल्डस्टीन ने किया दोस्तों, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन को खोज किया था। ठीक है, और प्रोटॉन खोज जेम्स चैडविक ने किया था, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर सवाल। 11 आपके सामने है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71% पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हीलियम दोस्तों कितना परसेंट? 26% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों, 71%। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है, कितना परसेंट? 26%। यहाँ दोस्तों ब्रह्मांड पूछ रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, वो दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78% दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन 78%। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%। ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों CO2 तो पाया जाता है 0.03% पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वह दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। ठीक है, 12 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह निम्न क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो याद रखिए दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बॉयल का नियम कहलाता है। ठीक है, यानी स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? बॉयल का नियम कहलाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 13 नंबर सवाल। 13 है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो धुआं जो है, याद रखिएगा दोस्तों, ये है गैस में ठोस। ठीक है, गैस में ठोस, यानी धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 को दोस्तों ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? वो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल नहीं है। ठीक है, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड है दोस्तों,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, 15 है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बैटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगर बात करते हैं कि 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन पुलिस सर्विस होता है दोस्तों, ठीक है। यानी भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है दोस्तों चीन, ठीक है। चीन क्या है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने, 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल है कि फॉल बैक शब्द निम्न से किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। यानी फॉल बैक शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से, ठीक है। यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का सवाल देखिएगा, 19 नंबर सवाल। 19 आपने सामने कह रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1934 में लिया था, ठीक है। यानी भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष, तो 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है दोस्तों, वो दोस्तों गुजरात का, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत किस राज्य का, तो गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि भारत का दोस्तों कितने राज्य, भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य जो है दोस्तों समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे तटरेखा लंबी किसकी है दोस्तों, गुजरात का है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश का, सेकंड नंबर पे किसका है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, तटरेखा लंबी है। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों, फर्स्ट पे है दोस्तों गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर्वत दर्रा दोस्तों राज्य है, इसको दोस्तों सुमेलित नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिपकिला दोस्तों ये क्या है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों क्या है, ये आपका दोस्तों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बोमडिला दोस्तों ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। नाथुला दोस्तों ये कहाँ है, सिक्किम में, याद रखिएगा, मेघालय में नहीं है ये दोस्तों, क्या है, गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जोजिला दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है, ठीक है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला कहाँ है दोस्तों, नाथुला सिक्किम में है, ठीक है, नेपाल मेघालय में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 22 नंबर सवाल। 22 आपके सामने है कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। यानी सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका दोस्तों 2900 किलोमीटर कितना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अगर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कौन से द्वीप बनाती है, असम में एक द्वीप बनाती है, जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, जो असम में बनाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिए दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी कहा जाता है, बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है दोस्तों, यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना। गंगा नदी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल। 23 है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा।
भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगर बात करते हैं काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्वती, ठीक है। पार्वती कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि सलाल परियोजना, उरी परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये जो तीनों है दोस्तों, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। पार्वती परियोजना दोस्तों ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में नहीं है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल। 25 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। तो 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल हाईवे 4। क्या है ये? नेशनल हाईवे 4 जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग है कि लंबाई सर्वाधिक है, नेशनल हाईवे 4, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल। 26 आपके सामने है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? याद रखिए दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ये वाराणसी में, ठीक है, यानी कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 27 नंबर। 27 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, पंपास, ठीक है, याद रखिएगा। पंपास क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, बल्कि सवाना दोस्तों घास स्थल है, कंपोज भी दोस्तों घास स्थल है, लानोस भी दोस्तों घास स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, 28 नंबर सवाल क्या कर? 28 नंबर सवाल है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में किया गया था। याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों किसकी राजधानी? काहिरा। अगर बात करें दोस्तों कि न्यूयॉर्क दोस्तों, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? याद रखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क में IMF, याद रखिए दोस्तों IMF और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है, ये दोनों मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरो में किया गया था, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अगला सवाल देखिए दोस्तों, 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल का आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नागपुर में है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर, ठीक है। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। हैदराबाद दोस्तों, याद रखिएगा हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा मूसी नदी किनारे स्थित है हैदराबाद। अगर बात करते हैं कि चार मीनार कहाँ है दोस्तों, ये भी हैदराबाद में है, चार मीनार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या होता है दोस्तों? कैनबरा होता है, ठीक है। भूटान राजधानी थिम्पू होता है। रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। रूस की मुद्रा दोस्तों रूबल होता है। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? 31 नंबर सवाल है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? याद रखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइटो प्लैंकटॉन्स, ठीक है, यानी कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटो प्लैंकटॉन्स, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर। 32 आपके सामने है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओजोन परत के क्षय को रोकना। ये क्या दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना। ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? याद रखिएगा दोस्तों, तो 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, यानी कि कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों काल कब से कब तक माना जाता है? याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर याद रखिएगा 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों
याद रखिएगा काल किसका, सिंधु घाटी सभ्यता काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, चंद्रगुप्त, याद रखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बात करते हैं कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में किए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अमित्र घात दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल देखिए। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गंधार कला, याद रखिएगा। यानी कौन सी कला, तो गंधार कला, ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, यानी 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 36 नंबर सवाल। 36 है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। यानी चंगेज खान ने किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, यानी 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। 28 दिन झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल। 37 आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था दोस्तों, कौन था, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो दोस्तों लोधी वंश था, कौन था, लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों, बहलोल लोधी, याद रखिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बंधुत्व, ठीक है। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, विश्व बंधुत्व, ठीक है। तो 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर सवाल देखिए। 39 आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी दोस्तों, कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, किसने किया था, ए ओ होम ने किया था, याद रखिएगा। ए ओ होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे कब, 28 दिसंबर 1885 को किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है 40 नंबर सवाल। 40 है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी की द्वारा कब किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये किया गया था दोस्तों 1917 में किया गया था। मेन रूप से इसका डेट जो देता है दोस्तों 1916 1917 देता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी द्वारा कब किया गया था, 1917 में किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, ये 1915 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ दोस्तों, 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1916 में। 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, यानी 24 दिन तक यात्रा चला था दांडी यात्रा, जो 1930 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी द्वारा कब किया गया था, 1917 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, तो गांधी और इरविन का भी समझौता हुआ था, ये दोस्तों 5 फरवरी, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 5 मार्च, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था दांडी गांधी और इरविन के बीच समझौता। पूना पैक्ट कब हुआ दोस्तों, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, किसके बीच, गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। चौरा चौरी कांड दोस्तों कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखिएगा
5 फरवरी 1922 को चौरा कांड हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे चौरा घटना के बाद। और चौरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस घटना से के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता से पहले ही कौन सा हुआ था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल। 42 आपके सामने है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न से किसका संग्रह है दोस्तों? ठीक है, याद कविता का, छोटी कहानियों का या नाटकों का? ठीक है, अगर देखेंगे तो दोस्तों 42 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ये हो जाएगा, कविताओं का संग्रह है। ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है ये किसका संग्रह है? कविताओं का। अगर बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दिए थे दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड से नाराज होकर? तो सर की उपाधि लौटा दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत ने किस देश को हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों जकार्ता होता है, और जकार्ता में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? आसियान का। ठीक है, याद रखिएगा। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था दोस्तों आसियान का स्थापना। इसमें टोटल आसियान में 11 देश शामिल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 11वां देश कौन सा हुआ था? तिमोर लेस्ते हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत ने किस देश को हराकर? तो दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। ठीक है, तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल देखिए। 44 है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है दोस्तों? 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजीव कुमार को बनाया गया। ठीक है, यानी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार। याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल। 45 आपके सामने कह रहा है दुनिया के पहले, ठीक है, दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया है? कोलकाता। किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 46 नंबर सवाल। 46 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो 46 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। यानी कौन सा कोशिकांग? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। या तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, या तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका सतिगृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर। 47 आपके सामने है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन का से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक का टीका खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था दोस्तों। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर सवाल आपके सामने। 48 है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 48 का ऑप्शन नंबर ए स्नायु कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 49 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है विटामिन B1 का सही नाम क्या होता है दोस्तों? थायमिन दोस्तों, ये सही है। विटामिन डी का सही नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरॉल दोस्तों, ये भी सही है। विटामिन ए का सही नाम एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता है बल्कि विटामिन ए का सही नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का सही नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं तो विटामिन B12 का सही नाम साइलोकोबालामिन, याद दोस्तों सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों? सुमेलित नहीं है। अगर बात करते हैं विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन सी कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, विटामिन सी का रसायन नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, विटामिन सी का रसायन नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है? रेटिनॉल। चलिए
अगला सवाल देखिए दोस्तों, 50 नंबर सवाल। 50 आपके सामने है कि डीएनए में पाई जाने वाली सकरा है, कौन सी सकरा है दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटोस है। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए पाई जाने वाली सकरा है पेंटोस। 50 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल। ठीक है, 51 है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है दोस्तों? ये दोस्तों विषों के अध्ययन से है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? वो दोस्तों विषों के अध्ययन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों वायरस का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? वायरस का दोस्तों अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। कैंसर का दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है दोस्तों विषों का अध्ययन, याद रखिएगा। कवक का अध्ययन दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर सवाल। 52 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? अगर याद रखिएगा तो 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा रोग? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? ठीक है, तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? या देखिए दोस्तों डी हो जाएगा, लाइसोजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? तो लाइसोजाइम जो है ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, क्या दोस्तों निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? अमाशय दोस्तों ये अम्ल का स्रावन करता है, ये सही है। बड़ी आंत दोस्तों जल अवशोषण करता है, ये भी सही है। यकृत क्या करता है? सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से सभी सत्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल। 55 आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम में होता है। ठीक है, यानी मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 56 नंबर सवाल। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? ठीक है, तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कौन सी संस्था? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो ये भारत में करेंसी नोट जारी करती है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के आरबीआई गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ठीक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, ये तीनों ऋण है दोस्तों। यानी भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण? तो अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल। 58 आपके सामने कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है ये 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 59 नंबर। 59 आपके सामने है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, क्या होता है? भारत में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, 60 नंबर। 60 नंबर कहा जा रहा है आपके सामने कि स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जड़त्व कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, 61 नंबर सवाल। 61 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? याद रखिएगा, 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेल करता है। ठीक है, यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है दोस्तों? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? सौर सेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या कर रहा है? 62 नंबर सवाल है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो दोस्तों 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, यानी किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। अगला सवाल देखिए 63 नंबर सवाल। 63 आपके सामने है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता, श्रिलनेस का निर्धारण ध्वनि, याद रखिए दोस्तों ए हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति से होता है। यानी ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 64 नंबर। 64 आपके सामने है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को, ठीक है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या करते हैं, तो गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 65 नंबर। 65 आपके सामने है कि लोक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा। यानी कि लोक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 66 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 66 आपके सामने है कि किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों, तो है अपवर्तन। ठीक है, यानी किस स्वच्छ जल वाले, तो अपवर्तन स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। 66 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 67 नंबर सवाल। 67 है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार राज्य वन्य जीव परिषद की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यानी बिहार राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव परिषद की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है। 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 69 नंबर सवाल देखिएगा कि मिथिला क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस मछली को जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के तहत बिहार सरकार द्वारा मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। ठीक है दोस्तों, 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहू को। ठीक है, कौन सी मछली है, ये रोहू मछली है दोस्तों, मिथिला क्षेत्र की है। ठीक है, किस मछली को, रोहू मछली को जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के तहत बिहार सरकार द्वारा मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास के लिए जल क्रीड़ा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है दोस्तों, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर। कहाँ है दोस्तों, कैमूर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है दोस्तों, 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 86,000 करोड़। ठीक है, यानी मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, 86,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 72 नंबर सवाल। 72 आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, याद रखिएगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.1% अनुमानित है। कितना है, 5.1%। अगला सवाल देखिए 73 नंबर सवाल देखिए। 73 आपके सामने है कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं दोस्तों, 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन से खरीदा है। कहाँ से, स्पेन। यानी हाल में भारत ने किस देश से, तो स्पेन से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। स्पेन की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा मैड्रिड होता है, इराक की राजधानी बगदाद, ईरान का दोस्तों तेहरान, फ्रांस का पेरिस। पेरिस जो है ये सी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 74 नंबर सवाल देखिए। 74 आपके सामने कह रहा है कि यूएस ओपन 2023 संबंधी निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूएस ओपन 2023 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला कथन क्या है दोस्तों कि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता दोस्तों, ये सही है। महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। ठीक है, ये भी दोस्तों सही है। पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखिएगा, केवल 1-2 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 75 नंबर सवाल देखिए। 75 आपके सामने है दोस्तों लास्ट सवाल आज का कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम
प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यानी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को, तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। यानी 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।